Welcome to the Apex Classes EduTech channel. Our today's topic will be only from the economics. Chapter number 16 and 17. Chapter number 16 and 17 will be considering 3 questions of 1 mark each and a 4 mark question from chapter number 17. 4 and 5 of the chapter means about 4 to 5 chapters are there from the Indian economy and the economics perspective. As we will be discussing 2 of them today. 2 of them we have discussed in the previous lectures. Our 16th chapter, the most important definitions or the most important part we will be only discussing because it will be time consuming as well as not non-practicable. The very first topic is inflation. Rise in average level of prices of many commodities in the economy but not in the increase of the price of one item. मैं आपको एक चीज कहता हूं कि एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, इन वन फाइनेंशियल ईयर एक फाइनेंशियल ईयर में बहुत सारी कमोडिटीज की प्राइस बढ़ना, वो भी हर साल बढ़ते रहना, उसको हम इन्फ्लेशन कहेंगे. जैसे मैं कहता हूं 2000 में पेट्रोल का जो प्राइसेस था वो क्या था, इफ आई से 30 रुपीज पर लीटर, बट आज क्या है वो 80 रुपीज पर लीटर. अगर वो प्राइस 30 से 80 तक आया है और आज का जो ईयर है वो है 2020, तो ये जो प्राइस में जो बदलाव आया है, जो प्राइस में अपग्रेडेशन आया है, जो प्राइस में चेंज आया है, जो प्राइस इंक्रीज हुई है, वो क्या कहलाएगी, इन्फ्लेशन. और ये सिर्फ एक कमोडिटी में नहीं, बहुत सारी कमोडिटीज में अचानक से प्राइस में चेंज आना, और अचानक से नहीं, एक तरीके से एक ग्रिड के लेवल से ऊपर बढ़ना, उसको हम इन्फ्लेशन कहेंगे. किसी भी चीजों की प्राइस बढ़ना मार्केट के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसको हम इन्फ्लेशन कहेंगे. इन्फ्लेशन इन इंडिया, इन्फ्लेशन किस किस तरीके से काम हुआ है. 1950 में 1.7% था, 1960s में आता 6.4 हो गया, अचानक से इतना बढ़ गया 10 साल में. 70s के अंदर 9% हो गया. ये जो ग्रेजुअल ग्रोथ आप देख रहे हो, ये एक ही रीजन है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज थी पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी, ब्रिटिशर्स यहाँ से जा चुके थे, और उनके जाने की वजह से नई इंडस्ट्रीज सेटअप होने में बहुत टाइम लगा. और जब नई इंडस्ट्री सेटअप इजीली नहीं हो पाई, उसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लेशन, मतलब कि महंगाई जो थी बढ़ने लग गई, और महंगाई के बढ़ने को ही क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन. और आपको अच्छे से पता है कि महंगाई का मतलब सिर्फ एक चीज में नहीं, बहुत सारी चीजों में एक साथ अगर प्राइस बढ़ता है, उन चीजों की कॉस्ट बढ़ती है तो प्राइस बढ़ानी पड़ती है, और उसी प्राइस बढ़ने को लेकर जो थ्योरी बोली गई है उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन इन द मार्केट इन वन फाइनेंशियल ईयर. और 1995 के बाद में देयर वाज फॉल इन इन्फ्लेशन, मींस 1995 के बाद में ये 9% से घटकर धीरे धीरे 2011-12 तक यह 4.7% हो गया. कितना हो गया, 4.7%. लॉसेस फ्रॉम इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन से आपको क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं. सबसे फर्स्ट लॉस क्या है कि मैन हैज टू पे मोर देन प्रीवियस प्राइस. जहां हमको 30 रुपीज देने होते थे, आज हम उसी चीज का, उसी सेम कमोडिटी का हमको कितना देना होता है, 80 रुपीज. ये जो 50 रुपीज का जो डिफरेंस आया है, ये बहुत बड़ा है और जो इंसान के ऊपर एक लॉस डालता है. रिड्यूस वैल्यू ऑफ करेंसी, रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ करेंसी. किसी भी इकोनॉमी के अंदर अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है तो उसके करेंसी की रेट वर्ल्ड के अंदर गिर जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल
हमारे यहाँ पे पहले 100 की वैल्यू ज्यादा हुआ करती थी। मीन्स आपने सुना होगा अपने दादी से, दादाजी से कि पहले 100 रुपए या 1000 रुपए जिसके पास होते थे वो बहुत अमीर माना जाता था। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उस टाइम पैसे की वैल्यू ज्यादा थी। मीन्स वैल्यू ज्यादा होने के पीछे रीजन ये है क्योंकि चीजें सस्ती थी, इसीलिए इन्फ्लेशन इतना ज्यादा नहीं था। इसलिए एग्जाम्पल देता हूं, पहले जो थे, फॉर एग्जाम्पल जैसे शुगर है, आपकी दादी से आपने सुना होगा कि 1 रुपए पर केजी आ जाता था, 1 रुपीज पर केजी आ जाता था। गेहूं जो था वो वीट जो था वो 0.5 रुपीज पर केजी आ जाता था। तो कहने का यहाँ पे सेंस क्या है कि जिसके पास 100 रुपीज होता था, जिसके पास 100 रुपीज का एक नोट होता था, वह अमीर माना जाता था, या जिसकी तनख्वाह 100 रुपये होती थी वह अमीर माना जाता था। क्यों? क्योंकि वैल्यू ज्यादा थी। इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या लॉस हुआ? जो रुपए की, जो करेंसी की जो वैल्यू थी वो वैल्यू कम हो गई। इसीलिए सेकंड है रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ करेंसी। लॉस टू फिक्स्ड सैलरी ग्रुप एंड वेज अर्नर्स। मैं कहता हूं कि 2011 में किसी एक पर्सन की जो सैलरी थी, किसी एक पर्सन की सैलरी जो थी वो थी 10,000 रुपीज। किसी एक पर्सन की जो सैलरी थी वो कितनी थी? 10,000 रुपीज। 2011 में इन्फ्लेशन का जो रेट था वो इतना ज्यादा नहीं था, और इतना ज्यादा इन्फ्लेशन ना होने की वजह से, महंगाई ना होने की वजह से 10,000 रुपीज में वो अपना आराम से घर चला रहा था और अपने बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी दे पा रहा था। लेकिन आज 2020 में जहां इन्फ्लेशन लगातार बढ़ी है, उसकी वजह से क्या हुआ है? जो उसकी फिक्स्ड सैलरी थी और वेज अर्नर्स थे, उनके ऊपर कैसा असर पड़ा है? लॉस हुआ है। क्या है? उनको लॉस हुआ है। कैसे? 2011 में जिसकी सैलरी 10,000 थी, 2020 में उसकी सैलरी अभी भी ज्यादा से ज्यादा बढ़कर 15,000 हो गई है। लेकिन उसके जो खर्चे हैं वो बहुत ज्यादा हो गए। अराउंड ही नीड्स 20,000। तो उसको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। जो फिक्स्ड सैलरीज वाले हैं या वेजेस वाले हैं, उनको महंगाई बढ़ने की वजह से लॉसेस होते हैं। रीजंस ऑफ इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई बढ़ने के पीछे रीजन क्या है, ये देखते हैं। फास्ट ग्रोथ इन सप्लाई करेंसी। अगर ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा, एग्जांपल देता हूं, अगर ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा तो क्या होगा? सोचिए थोड़ा सा आप। अगर मैं कहता हूं मार्केट के अंदर फ्लो ऑफ करेंसी ज्यादा होगा तो क्या होगा आपके हिसाब से? फॉर एग्जाम्पल सोच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सोचिए कि सभी के पास अभी आज के टाइम पे सभी के पास जो अर्निंग्स है वो लगभग, कल हमने डिस्कस की थी या प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था, मैं कहता हूं कि 1500 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल 1500 रुपीज सभी लोग कमाते हैं हर महीने। भारत के अंदर जितने भी लोग हैं सिर्फ 1500 रुपीज कमाते हैं हर महीने। मैं कहता हूं अचानक से अगर सरकार सबको बहुत सारा पैसा दे दे तो रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है। रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। आज हम 1500 रुपीज कमा रहे हैं। कितने कमा रहे हैं हम? 1500 रुपीज। फिर भी हमारे पास रिसोर्सेज के तौर पर मैं कहता हूँ राइस जो है, क्या है हमारे पास? हमारी कंट्री के अंदर जो राइस है वो मैं कहता हूं सिर्फ और सिर्फ 100 बैग है। कितना है? 100 बैग। ओके। और एक बैग की जो प्राइस है वो है 10 रुपी। एक बैग की जो प्राइस है वो क्या है? 10 रुपी। एक बैग की प्राइस क्या है? 10 रुपी। लेकिन हमारे पास कितने? 100 बैग। सारे लोग कितने कमाते हैं? 1500। लेकिन अगर सभी लोग 15,000 कमाएंगे तो इस बैग का प्राइस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अगर समझ में आया तो। फॉर एग्जांपल एक जमीन है, एक जमीन
उसकी कीमत जो थी पहले, आज कई साल आपने पहले सुना होगा कि हमारा जो प्लॉट है जिस पे आप हमें अभी आप रह रहे होंगे या रेजिडेंस जो आपका होगा, उस प्लॉट की जो कीमत है वो कितनी होगी लगभग आपके हिसाब से? ट्राई टू फाइंड आउट। उसकी कीमत लगभग 15 to 20,000 रुपीज होगी अगर पुराना है तो। अगर बहुत ज्यादा पुराना, आज से 25-30 साल पुराना है, तो उसकी कीमत लगभग कितनी होगी? 50,000 रुपीज। और वही प्लॉट की कीमत आज इतनी बढ़कर कैसे तो हो गई है? इतनी ज्यादा बढ़ने के पीछे रीजन क्या है? इन्फ्लेशन तो है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन है कि मार्केट के अंदर पैसे का फ्लो बहुत ज्यादा हो गया है। क्या हो गया मार्केट के अंदर? पैसे का फ्लो बहुत ज्यादा हो गया है। तो जब भी करेंसी का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप घर में, आप एक रूम के अंदर एग्जांपल लेके चलिए, यू आर हैविंग 4 मैगी पैकेट्स। इफ यू आर हैविंग 4 मैगी पैकेट्स एंड 4 चिल्ड्रंस आर देयर, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर? 4 चिल्ड्रंस आर देयर। अगर आप 4 बच्चों को 10-10 रुपीज देंगे और आप बोलेंगे कि आप एक एक मैगी पैकेट ले लीजिए, तो वो ले लेंगे। लेकिन आप सभी को क्या कर दीजिए? 20-20 रुपीज दे दीजिए। सभी क्या करना चाहेंगे? 2-2 मैगी का पैकेट लेने चाहेंगे। तो जो सेलर होगा, जो बेचने वाला होगा, वो क्या करेगा? क्योंकि उसके पास लिमिटेड है। कितने पैकेट्स है? 4 पैकेट्स। और खरीदने वाले भी कितने? 4। 10 रुपीज के मैगी के पैकेट के लिए वो कितने देने के लिए तैयार है? 20 रुपीज। कितने देने के लिए तैयार है? 20 रुपीज। लेकिन उसी टाइम अगर और ज्यादा फ्लो ऑफ मनी होगा तो क्या होगा? उस मैगी 10 रुपीज के मैगी के पैकेट के कितने हो जाएंगे? 30 रुपीज। क्योंकि उनको नीड है, वो लेना चाहते हैं, और रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। आई बात समझ? इसीलिए फास्ट ग्रोथ ऑफ सप्लाई ऑफ करेंसी, जब भी करेंसी का फास्ट सप्लाई होगा इकोनॉमी में, तब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। स्लो ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। स्लो ग्रोथ, जब भी इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में स्लो ग्रोथ हो जाएगी, बिल्कुल धीमी गति से ग्रो करेगा, तब क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा सप्लाई नहीं आएगी। सारा खेल रिसोर्सेज का है। इंडियन इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी के अंदर सारा का सारा खेल महंगाई के पीछे रिसोर्सेज का है। अगर डिमांड और रिसोर्सेज सही चलेंगे तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो अगर सप्लाई उस डिमांड को कंप्लीट नहीं कर पाएगी, मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ पे जो डिमांड है, मैं कहता हूं कि आपके फॉर एग्जांपल मेरे घर के अंदर खाने वाले जो मेंबर्स हैं वो कितने मेंबर्स हैं? 5 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 5 मेंबर हैं। और मैं क्या कर पा रहा हूं? अभी मेरे घर में डिमांड जो है खाने के लिए वो कितने हैं? 5 मेंबर्स की डिमांड है। ठीक है, क्या डिमांड है? कि वह 10 किलो फ्रूट्स खाएंगे। क्या खाएंगे? 10 किलो फ्रूट्स खाएंगे। अगर 10 किलो फ्रूट्स वो खाएंगे तो ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कितना फ्रूट है? 10 किलो फ्रूट है। रिसोर्सेज की बात हो रही है, ये रिसोर्सेज अभी हमारे यहाँ पे। खाने वाले लोग कितने हैं? पीपल, द नंबर ऑफ पीपल इज 5। नंबर ऑफ पीपल इज 5। लेकिन अगर ये मेंबर बढ़ के 8 हो जाते हैं तो क्या जितना डिवीजन पहले सबके अंदर हो रहा था, क्या उतना डिवीजन होगा? नहीं। समवेयर वी हैव टू मैनेज। मतलब कि डिमांड बढ़ गई है, लेकिन सप्लाई कितनी है? उतनी की उतनी है। तो जब सप्लाई कांस्टेंट रहेगी और डिमांड बढ़ जाएगी, आपको अच्छे से पता है कि हमारे पास लिमिटेड जमीन है और उस जमीन से लिमिटेड हमारे पास इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल ग्रोथ होती है। तो अगर वहां पे स्लो ग्रोथ हो जाएगी, अगर वहां से प्रॉपर रूप से अगर हमको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, तो इन्फ्लेशन के बढ़ने का खतरा रहेगा। अदर कॉजेज में आता है आपका पॉपुलेशन। जब भी पॉपुलेशन की बात आती है तो सबसे बड़ा डर लगता है खाने का। आपको अच्छे से पता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाती है, खाने की प्रॉब्लम आती है। मींस ग्रेन्स की प्रॉब्लम आती है, व्हीट, राइस वगैरह की प्रॉब्लम आती है। क्यों प्रॉब्लम आती है? क्योंकि अभी मैंने बोला हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, और लिमिटेड रिसोर्सेज से सभी की मांग पूरी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जिनके पास ज्यादा पैसे होंगे वो ज्यादा से ज्यादा अनाज खरीदने की कोशिश करेंगे, और ज्यादा अगर वो पैसे देंगे तो जो सेलर होगा वो भी ज्यादा पैसे डिमांड
करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि रिसोर्सेज उसके पास कम है। एग्जाम्पल देता हूँ, आलू 10 रुपए किलो आपको मिल जाएंगे, लेकिन सोना आपको इजीली नहीं मिलेगा, गोल्ड जो होता है वो इजीली नहीं मिलेगा। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि गोल्ड हमको कम क्वांटिटी में मिलता है, वो जो रिसोर्सेज है वो हमको कम क्वांटिटी में मिलते हैं। तो जो चीज हमारे पास कम है और उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, गोल्ड जो है हर एक आदमी लेना चाहेगा, गोल्ड जो है हर एक आदमी लेना चाहेगा और उसके लिए वो पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। तो डिमांड के हिसाब से उसकी प्राइस रहती है। अगर उसकी डिमांड बिल्कुल कम हो जाएगी तो उसको कोई नहीं लेगा, तो उसकी जो प्राइस है वो इतनी नहीं रहेगी। लेकिन आलू की भी डिमांड भी बहुत ज्यादा है, लेकिन सप्लाई भी बहुत ज्यादा है। तो सारा खेल सप्लाई का है या रिसोर्सेज का है। जितने रिसोर्सेज ज्यादा होंगे हमको उतनी प्रॉब्लम कम होगी। तो पॉपुलेशन बढ़ना भी एक कारण हो सकता है, किसका? इन्फ्लेशन का। पॉपुलेशन बढ़ना भी इन्फ्लेशन का कारण हो सकता है। फिर आता है हमारे पास पोवर्टी। जब भी पोवर्टी की बात आती है तो एक ही चीज सामने आती है कि भारत के अंदर जो गरीबी है उसको कैसे हटाएं। भारत के अंदर गरीबी सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं, और भी बहुत सारे देश है, केन्या, साउथ अफ्रीका एंड ऑल, तो उनके अंदर भी जो गरीबी है वो कैसे हटाई जा सकती है। लेकिन उससे पहले हमको ये समझना होगा कि पोवर्टी कहते हैं किसको है या गरीबी कहते हैं किसको है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पाता है या बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता है। डेफिनेशन आपके सामने है, नोट डाउन आप कर सकते हैं। अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक आदमी है, वो कमा नहीं सकता और वह इतना अर्न नहीं कर पा रहा है कि अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर पाए। बेसिक नीड्स क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। अगर वो अपने तीनों नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है तो वो क्या है? गरीब है, पोवर्टी में है वो इंसान। आइए डेफिनेशन देखते हैं। इज अ सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल फेल्स, कोई इंडिविजुअल फेल हो जाता है किसमें? टू फुलफिल हिज मिनिमम लिविंग नीड्स। जो उसकी बेसिक नीड होती है, मीन्स रोटी, कपड़ा और मकान, वो 2 टाइम का खाना अच्छे से खा सके और वो उसके सर ढकने के लिए एक छत हो और उसके पहनने के लिए कपड़े हों। अगर ये 3 चीजें होंगी तो वो क्या होगा? गरीब नहीं होगा। लेकिन अगर वो 3 चीजों को फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो वो किस में आएगा? गरीब में आएगा। लेकिन देखते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है जिसमें पर्सन, सेम वही है, जिसमें पर्सन बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन पे अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पाता है, किसी भी कंडीशन पे, वो आदमी गरीब है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, यहाँ पे ये इंडियन डेफिनेशन है और एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है इंडियन डेफिनेशन को ही प्रस्तुत करता है। मीन्स हमारे यहाँ पे जो पॉवर्टी जिसको माना जाता है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी ही है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हम उनको सरल भाषा में क्या कहते हैं? पॉवर्टी कहते हैं। तो कांट even fulfill his basic needs. Countries like India which are developing has the absolute poverty in the name of poverty. और भारत जैसे देशों में पोवर्टी को ही, एब्सोल्यूट पोवर्टी को ही पोवर्टी कहा गया है। फर्स्ट अटेम्प्ट टू मेजर वाज दादा भाई नौरोजी इन 1868। हमारे यहाँ पे पोवर्टी को मापने वाले, मीन्स जो पॉवर्टी को जिसने मेजर किया वो फर्स्ट कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 1 नंबर का क्वेश्चन आपके आ सकता है, इसीलिए आप इन चीजों को नोट डाउन कर ले। डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी इज इंपॉर्टेंट, ओके, इन्फ्लेशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कॉजेज इंपॉर्टेंट है, तो 1 नंबर में आपसे ये पूछा जा सकता है। फिर आता है अनएम्प्लॉयमेंट। इफ अ पर्सन इज क्वालिफाइड एंड विलिंग टू वर्क, इफ अ पर्सन इज क्वालिफाइड, अगर एक पर्सन क्वालिफाइड है और वो काम करना चाहता है बट फेल्स टू गेट एम्प्लॉयमेंट, लेकिन वो फेल हो जाता है एम्प्लॉयमेंट पाने में, कोई भी काम पाने में फेल हो जाता है, देन दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और ऐसी सिचुएशन को क्या कहा जाता है? अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। लेबर फोर्स क्या होती है? लेबर फोर्स वह चीज होती है, इट इज दैट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, ये ऐसा पार्ट है पॉपुलेशन का जो एक तरीके से लेबर क्लास जितनी भी है पूरे भारत के अंदर, एक ऐसी पॉपुलेशन का हिस्सा जो लेबर क्लास के तौर पर हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर और हमारे ऐसे कामों के अंदर लेबर का काम करती है। लेकिन उसमें से जो एक्चुअल जो एम्प्लॉयड है, जो एक्चुअली जो एम्प्लॉयड है, वो क्या कहा जाता है? उनको वर्कफोर्स कहा जाता है। आइए डेफिनेशन देखते हैं। इट इज दैट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन विच प्रोवाइड लेबर फॉर आवर करंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, विच प्रोवाइड लेबर फॉर आवर करंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज फ्रॉम विच, और इन्हीं में से, मीन्स ये
लेबर फोर्स है और लेबर फोर्स में से कुछ हिस्सा जो है वो भी एम्प्लॉयड है। ये क्या है? एम्प्लॉयड हिस्सा है। तो ये एम्प्लॉयड जो हिस्सा है ये क्या कहलाया जाएगा? वर्कफोर्स कहलाया जाएगा। लेकिन बाकी के बचे हुए क्या है? अनएम्प्लॉयड है। बाकी के बचे हुए क्या है? अनएम्प्लॉयड है। तो हिडन और डिसगेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? हिडन और डिसगेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट उसको कहा गया है कि एट अ टाइम एन इंडिविजुअल सीम्स टू बी एंगेज्ड इन एम्प्लॉयमेंट बट इन फैक्ट हिज कंट्रीब्यूशन इन टोटल प्रोडक्शन इज जीरो। मीन्स कि कोई ऐसे आदमी जो एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए तो हैं लेकिन प्रोडक्शन में उनका योगदान जो है बिल्कुल जीरो है, या प्रोडक्शन में उनकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर के अंदर सबसे ज्यादा देखा गया है ये। हमारे इंडिया में 49% जो पॉपुलेशन है वो किसमें? एग्रीकल्चर में। 49% जो हिस्सा है वो किसका है? इकोनॉमी का, एग्रीकल्चर का हिस्सा है। तो एग्रीकल्चर के अंदर जहां तक कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो वहां पे आपने देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल ये कोई फार्म है और इस फार्म में काम करने वाले जो लोग हैं, इस फार्म के अंदर 3 लोग मिलके इस फार्म का प्रोडक्शन कर सकते हैं जितना इसमें ग्रेन्स है। लेकिन घर के 2 मेंबर्स और हैं, वो भी अगर साथ लगे हुए हैं, कितने मेंबर्स मैंने बोला? घर के 2 मेंबर्स भी अगर उनके साथ लगे हुए हैं तो कितने हो गए टोटल मेंबर्स? 5। कितने हो गए? 5। तो अगर 5 मेंबर्स इस फार्म के ऊपर लगे हुए हैं और वो लोग काम कर रहे हैं, तो ये जो 2 मेंबर एक्स्ट्रा में है ये क्या कहलाए जाएंगे? हिडन और डिसगेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो नहीं दिखता हमको या जिसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो नहीं भी होंगे तो भी काम चल सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 17 की। यहाँ पे आपको एक 4 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। थोड़ा सा हम डीपली बात करेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या है। बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद गुड्स एंड सर्विसेज। आपने पहले सुना होगा कि 2 आम के बदले 4 आलू दे दीजिए, या 4 आलू के बदले एक आप बड़ा सा बैंगन दे दीजिए, या आप गेहूं के बदले आप मुझे बहुत सारा क्या दे दीजिए? चावल दे दीजिए। ठीक है, तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के मतलब कि मैं पैसे नहीं दे रहा हूं कोई भी गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए, मैं क्या दे रहा हूं बदले में? गुड्स और सर्विसेज ही दे रहा हूं। गुड्स और सर्विसेज मीन्स कि कोई सर्विस भी दे सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल किसी बड़े घर में मैं कोई भी इंसान जाता है और जाकर वहां काम करता है, और काम करने के बाद में शाम को उसको इनकम के तौर पर, वेजिस के तौर पर उसको क्या मिलता है? गेहूं मिलते हैं या चावल मिलते हैं। तो उसने वहां पे जाके सर्विस दी, ध्यान रखें, उसने वहां पे जाके काम किया मीन्स की सर्विस दी और उसको बदले में क्या मिले? गुड्स मिले। ठीक है, तो गुड्स या सर्विसेज एक्सचेंज के अंदर गुड्स या सर्विसेज हो तो उसको क्या बोलेंगे? बार्टर सिस्टम। मेक श्योर उसको क्या बोलेंगे? बार्टर सिस्टम। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है? बोथ शुड बी इन नीड मीन्स कि अगर मुझे चावल चाहिए और किसी को क्या चाहिए? मेरे पास आम है और किसी को चावल चाहिए। ठीक है, मेरे पास क्या है? आम, और मुझे क्या चाहिए? चावल। तो कोई चावल देने वाला होगा और जिसको आम चाहिए होंगे, मुझे वैसा इंसान ढूंढना पड़ेगा, और वैसा इंसान अगर मिलेगा तो ही हमारा ट्रांजैक्शन हो पाएगा, तो ही हमारा ट्रांजैक्शन हो पाएगा। वापस सुनिए, वो शुड बी इन नीड मीन्स कि अगर मेरे पास चावल है और मेरे को क्या चाहिए? आम चाहिए। क्या चाहिए मुझे? आम। तो कोई मुझे ऐसा आम देने वाला ढूंढना पड़ेगा जिसको चावल चाहिए, क्योंकि बदले में वो मेरे से चावल लेगा और मुझे क्या देगा? आम। तो एक तो ऐसा इंसान ढूंढना होगा, और मिलने के बाद में तभी अगर वो मिलेगा तभी मेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो पाएगा। मतलब कि मुझे क्या मिल पाएगा? क्या मिल पाएगा मुझे? एग्जैक्टली लैक ऑफ स्टैंडर्ड मेजर। लैक ऑफ स्टैंडर्ड मेजर मीन्स कि कोई स्टैंडर्ड मेजर नहीं है। अब आम मेरे को कितने देने पड़ेंगे या मुझे चावल कितने लेने पड़ेंगे, कोई मेजर उसका, स्टैंडर्ड मेजर उसका नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आज चावल की जो कीमत है वो 70 रुपीज है या 80 रुपीज है, तो वो एक स्टैंडर्ड मेजर है, लेकिन उसमें कोई मेजर नहीं होगा या तोल भाव नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ मनी और वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ गुड्स इज वेरी रिस्की, was very risky. Transfer of goods or value in the form of goods was very risky. और जहां पे फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी को कुछ बेचा है तो
तो उसने मेरे को बदले में गुड्स या सर्विसेज जो भी दिए हैं तो उनको ट्रांसफर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल आज अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं फटाफट पॉकेट में मनी डालूंगा और मैं चल जाऊंगा, वहां से निकल जाऊंगा वहां से। लेकिन अगर मेरे पास बहुत सारा गुड्स होगा तो क्या मैं वहां से उसको इजीली लेकर जा सकता हूँ? बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहेगी और बहुत ही ज्यादा रिस्कियर रहेगा। फिर है प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजिबल गुड्स। प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजिबल, ध्यान रखिए वर्ड को, इंडिविजिबल मतलब कि उसको डिवाइड नहीं कर सकते। अगर किसी को एक हॉर्स चाहिए और मुझे क्या चाहिए, एक शीप चाहिए, मेरे पास हॉर्स है और किसी के पास क्या है, शीप है, तो ऐसा तो है नहीं मैं कि हॉर्स को मैं दो हिस्सों में देके और एक हिस्सा उसको दे दूंगा, तो मैं डिवाइड कैसे करूंगा? तो ये डिविजिबल नहीं है, मीन्स के इक्वल डिविजिबल होना जरूरी है, तो इक्वल डिविजिबल भी पॉसिबल नहीं है। तो या तो मुझे 4 शीप लेनी पड़ेगी। कितनी शीप लेनी पड़ेगी? 4 शीप, तब एक हॉर्स देना पड़ेगा। लेकिन अगले के पास कितना है, एक शीप, और मुझे चाहिए भी कितनी, एक शीप, तो मैं उसको कैसे डिवाइड करूंगा? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी। तो ये बार्टर सिस्टम के साथ कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी जिनको हमने अभी डिस्कस किया। फिर आता है मनी। मनी दो फॉर्म में आता है, एक आता है मेटेलिक करेंसी में और एक आता है पेपर मनी में। आपको अच्छे से पता है मेटेलिक करेंसी क्या होती है, कॉइन्स। हमारे कॉइन्स की जो शुरुआत है वो चाइना से हुई थी। कहां से हुई थी? चाइना से हुई थी। और लेकिन कॉइन्स में क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई जिसकी वजह से हमको पेपर मनी पे आना पड़ा। कॉइन्स में प्रॉब्लम क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 5000 रुपीज लेके जाने, आई हैव टू वेट अराउंड 10 to 15 kg। अगर मुझे 5000 रुपए कहीं लेके जाने कॉइन्स होंगे तो कितना वेट हो जाएगा? लगभग 10 से 15 किलो हो जाएगा। तो 10 से 15 किलो वजन मेरे लिए इजी नहीं होगा कि मैं मार्केट में जाके कुछ खरीद सकूं। और अगर मुझे वापस वहां पे पेमेंट भी देना पड़ेगा तो आई हैव टू काउंट अराउंड फॉर 40 to 45 मिनट्स। 40 से 50 मिनट तक मुझे काउंट करना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा, मैं उसको दे पाऊंगा। तो इतना टाइम कंज्यूमिंग था और लाने ले जाने में इजी नहीं था, इसीलिए पेपर मनी निकालना पड़ा। जो आपका नोट है तो पेपर मनी इजी हो गया, फोल्डेबल है, पॉकेट में भी डाल के लेके जा सकते हैं। फंक्शंस ऑफ मनी, क्या क्या फंक्शंस है मनी के? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यू नो वेरी वेल, इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मेजर ऑफ वैल्यू, एक मेजर है वैल्यू का। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपी नोट है तो वो 10 रुपी का ही रहेगा, ऐसा नहीं कि 10 रुपी का नोट 20 में हो जाएगा या 20 का नोट 10 में हो जाएगा। एक मेजर है, एक फिक्स मेजर है। उसके बाद में स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट, एक स्टैंडर्ड है पेमेंट का। पेमेंट का एक बहुत अच्छा जरिया है और उसके साथ साथ स्टैंडर्ड भी है कि हम पेमेंट मनी के रूप में कर सकते हैं। और चौथा है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स अगर मुझे सेव करके रखना है तो मैं कोई भी चीज को सेव करके रखूंगा तो मुझे ज्यादा रिस्कियर लगेगा। लेकिन मैं अगर मुझे मनी को सेव करके रखना, फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग इफ द 50,000 इन माई पॉकेट, इट इज नो मच रिस्कियर। बट इफ आई एम हैविंग 50,000 रुपीज ग्रेन्स वर्थ रुपीज 50,000 रुपीज ग्रेन्स, इट विल बी रिस्कियर फॉर मी। या तो उसको कुछ मतलब कोई कीड़ा वगैरह लग जाएगा या खा जाएगा, या उसमें से चोरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें स्टोर ऑफ वैल्यू के अंदर मनी जो है वो इजी रहता है। क्रेडिट, उसके बाद क्या आता है? क्रेडिट। क्रेडिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। क्यों? क्योंकि हर इंसान को लोन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? लोन की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसको आगे बिजनेस अगर अपना बढ़ाना है तो हर एक इंसान के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता कि वो सारी अपनी नीड्स से ऊपर या जो उसकी जो विलिंगनेस है उसको वो पूरी कर सके। तो अपनी विलिंगनेस को पूरी करने के लिए उस इंसान को क्रेडिट चाहिए होता है। और गिविंग लोन और लेंडिंग मनी टू द पर्सन हु इज इन नीड और विलिंग टू टेक मीन्स, क्रेडिट का मतलब क्या है कि हम किसी को उधार पैसे दें तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्या होगा? वो पैसा क्रेडिट होगा। लेकिन वो जो देने वाला है वो कोई भी हो सकता है, या तो कोई मनी लेंडर हो सकता है, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या कुछ भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो भारत सरकार या आरबीआई के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, या लोकल लेंडर्स भी हो सकते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या होता है। ट्रेडिशनल सोर्स, ट्रेडिशनल सोर्स किसको माना गया है? मनी लेंडेड फ्रॉम दोज इंस्टीट्यूशंस, ऐसे इंस्टीट्यूशंस द्वारा पैसा दिया गया जो किसके अंडर में हो? भारत सरकार के अंडर में हो या फिर आरबीआई के अंडर में हो। दे आर गवर्न्ड एंड कंट्रोल्ड बाय आरबीआई एंड गवर्नमेंट, और वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? आरबीआई या गवर्नमेंट के कंट्रोल किए जाते हैं, और या दोनों के कंट्रोल में होते हैं। जैसे हमारी जितने भी बैंक्स हैं वो सब किसके अंडर में? आरबीआई के अंडर में, सेंट्रल बैंक है हमारी। नॉन ट्रेडिशनल सोर्स आपको अच्छे से पता है, मनी लेंडर्स,
ठीक है, जो खाता बही का काम करते थे पहले, जिनके पास आपको पता होगा बहुत एक बड़ी सी बही लेकर बैठते थे जिसमें वो सारा कुछ लिख के रखते थे और हमसे मॉर्टगेज के पेपर रखते थे। मॉर्टगेज का मतलब क्या है कि आप कुछ आपने फॉर एग्जांपल अपने जमीन के पेपर दिए कुछ पैसे लेने के लिए, तो एक ब्लैक टोपी वाला आपने पुराने फिल्मों के अंदर एक आदमी देखा होगा जो कुछ लिखता था और आपको पैसे दे देता था, तो वो क्या कहलाता है, मनी लेंडर। या आज भी आपने देखा होगा जो एक अच्छे इंटरेस्ट के ऊपर आपको पैसा देने के लिए रेडी हो जाता है, वैसे मनी लेंडर्स भी होते हैं। वो सब क्या है, नॉन ट्रेडिशनल है। क्या है वो, नॉन ट्रेडिशनल है। एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड लोकल बैंकर्स। अभी लोकल बैंकर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है, बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी है जो पैसा किस पे देते हैं, क्रेडिट पे देते हैं, और लोकल बैंकर्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। लेकिन कॉमर्शियल बैंक्स क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्शियल बैंक्स? Commercial banks generally work as mediator, works as depositing the money and lending loan. अभी कॉमर्शियल बैंक्स कुछ ऐसी बैंक्स होती है जो किसके लिए काम करती है, डिपॉजिट भी लेती है और उसके साथ साथ क्या करती है, पैसा क्रेडिट पे भी देती है। फंक्शंस क्या क्या है इसके देखते हैं। एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स, जो करंट अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, सेविंग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और फिक्स अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। मीन्स जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं वो भी वो मेंटेन करते हैं, करंट और उसके साथ साथ सेविंग को भी मेंटेन करते हैं। और उन अकाउंट्स से पैसा जो होता है उनको थोड़ा कम इंटरेस्ट देकर, और दूसरे बोरोवर्स जो होते हैं जिनको वो पैसा लेंड करते हैं उनको भी वो क्या देते हैं, एज अ क्रेडिट देते हैं। जैसा उनका सेकंड काम क्या है, लोनिंग का, मतलब कि लोन देते हैं वो। और लोकल बैंकर किसको कहा गया है, they are individual firm or persons, who works as banks before development of modern commercial banks। जो आज की जितने भी जो मॉडर्न कमर्शियल बैंक्स हैं उनके आने से पहले ये जो लोकल बैंकर्स थे, ये लोकल बैंकर्स एक बैंक की तरह काम करते थे। किसी को भी पैसा अगर जमा करवाना होता था तो इनके पास जमा करवा देते थे, और किसी को अगर लोन चाहिए होता था तो भी ये लोन दे देते थे। कब से, मॉडर्न कमर्शियल बैंक से पहले यही इन्हीं का सबसे अच्छा रोल था सोसाइटी के अंदर। दे वर डूइंग ऑल द बैंकिंग वर्क्स। मॉडर्न कमर्शियल बैंक के आने से पहले वही सारा बैंकिंग का काम करते थे। एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, और ये पब्लिक से डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते थे। प्रोवाइडिंग लोन टू इट्स कस्टमर बाय मॉर्टगेजिंग देयर प्रॉपर्टी। मॉर्टगेज के पेपर रखते हुए वो क्या करते थे, लोन भी देते थे, और इसके साथ साथ एंड ऑल्सो प्रोवाइड लोन टू कस्टमर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रेडिट विदाउट मॉर्टगेजिंग देयर प्रॉपर्टी। और किसी की अगर गुडविल अच्छी होती थी तो उनको बिना किसी मॉर्टगेज पेपर के भी उनको लोन मिल जाता था। टू ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और उनका एक काम भी और था कि एक जगह से दूसरी जगह भी पैसा भेज देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कहीं आपने सुना होगा कि आपको कहीं पैसा भेजना है, तो पहले के ऐसे कुछ कमर्शियल बैंक से पहले भी ऐसे बैंकर्स होते थे जो ऐसा काम कर देते थे। तो अभी तक आपको ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 17 में से, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और जहां तक मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है, 6-7 वीडियो के अंदर जो हमने एक्सपीरियंस किया है वो ये एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर हमने क्वेश्चंस किए हैं और हमसे क्वेश्चंस हो भी रहे हैं और हमने एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया है, लेकिन मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट ऐसे टॉपिक्स दे रहा हूँ और टाइम से पहले हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम तक आप उन वीडियोस को बार बार देख सके। और प्रैक्टिस करना ना भूलें, प्लीज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस इज द की। थैंक यू।